बात है दिसंबर 2016 की। उस समय मेरी अपनी पत्नी से थोड़ी अनबन चल रही थी, तो हमारे बीच शायद 20-25 दिनों से कुछ नहीं हुआ था। मुझे अपने रिश्तेदार के यहाँ पूना जाना पड़ा। मैंने सरकारी बस में जाने का फैसला किया। मैं रात की 9 बजे की गाड़ी से निकला। बस में बहुत भीड़ थी, तो मुझे सबसे आखिरी वाली सीट मिली। आखिरी लाइन में भी खिड़की वाली सीट मिली, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। सर्दी के कारण कोई उधर बैठना नहीं चाहता था। गाड़ी चूंकि पूरी भर गई थी। अब मैं अपने आप को कोसने लगा कि प्राइवेट गाड़ी से जाता तो अच्छा होता। आते वक्त मैंने कोई कंबल या शॉल भी नहीं लिया था। मेरे बगल में 2 बूढ़े बैठ गए थे। बस निकल पड़ी। खिड़की के टूटे हुए शीशे से जोर की हवा अंदर आ रही थी। बुड्ढों ने अपने कंबल निकाल लिए। मैं तो ठंड से मरा जा रहा था। ऐसे में गाड़ी औरंगाबाद रुक गई। जो लोग उतरे उनकी जगह जो लोग खड़े थे वो लपक कर बैठ गए। मैं फिर अपनी जगह फंस गया। मेरे बाजू वाले बूढ़े भी आगे चले गए थे। बस फिर चल पड़ी। आगे 1 घंटे के बाद बस एक ढाबे पर रुक गई और मैं भी नीचे उतरा। मेरी खाना खाने की इच्छा नहीं थी। बस टहल रहा था कि पास में एक जनरल स्टोर था। वहां पर शोकेस में वो वाले पैकेट लगे हुए थे। उसे देखकर मेरे मन में हलचल होने लगी। वहां से 2-3 लोगों ने पैकेट खरीदे। मैं उस दुकानदार के पास गया और उससे पूछा कि कोई जुगाड़ हो सकता है क्या। वह बोला, साहब अकेले सफर कर रहे हैं क्या। मैंने हाँ में जवाब दिया। उसने कहा, आज आपका नसीब अच्छा नहीं है। जो 2 लड़कियां आती हैं आज वे भी नहीं आई, नहीं तो 300 रुपये में काम बन जाता। मैं अपने नसीब को कोसता रह गया। एक तो 25 दिन से प्यास नहीं बुझी थी, ऊपर से ठंड की हालत में मेरा औजार भी चुनमुन हो रहा था। मैं मन ही मन में अपनी बीवी के साथ वाले पल याद करने लगा और मेरा औजार डैश के अंदर खड़ा हो गया। मुझे जाने क्या सूझी। सोचा कि बस में ही मारूंगा। मैंने उसके यहाँ से एक गर्म बड़ी सी शॉल ली और बस में आ गया। बस अब चलने लगी थी। सिर्फ पीछे वाली लाइन में मैं अकेला था, जबकि आगे पूरी बस भरी थी। आधे घंटे बाद सारे लोग सो गए। मैं अपने प्यार की दुनिया के पल याद करते हुए अपना औजार ऊपर से सहला रहा था कि अचानक बस रुक गई। बाहर बहुत लोगों का शोर आ रहा था। शायद कोई दूसरी सरकारी बस फेल हो गई थी। उस बस वाले उन लोगों को हमारी गाड़ी में आगे भेज रहे थे। बहुत सारे लोग अंदर आ गए और जहां जिसे जगह मिल गई वे वही बैठने लगे। इतने में मेरे तरफ 10 से 11 लोग आ गए। सभी शक्ल से देहाती लग रहे थे। उनमें से 3-4 महिलाएं भी थी। उनके साथ 2-3 बच्चे भी थे। सारे मर्द सीटों पर बैठ गए। अब जगह बची नहीं थी तो औरतें नीचे पैरों के पास बैठ गई। एक औरत मेरे पैरों के ठीक सामने बैठी। उसके बगल में 6 या 7 महीने का बच्चा होगा। उसके बाजू में 2 बूढ़ी औरतें बैठ गई थी। मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा था। जो उनके मर्द थे वे सारे पिए हुए थे। बहुत बास आ रही थी। मेरे मन को बहुत बुरा लगा कि मर्द होकर खुद सीट पर बैठ गए और बूढ़ी और जवान औरतों को नीचे बिठा दिया। इन सब में मेरा ध्यान अब मेरे सामने बैठी औरत पर गया। शायद 23 या 24 साल की देहाती औरत थी। उसका गेहुआ रंग था। दूध से भरे कटोरे 36 साइज के होंगे। उसने मुझे घूरते हुए देख लिया और एक बार अपने मर्दों की तरफ देखा। मैं डर गया और सोने का नाटक करने लगा। बस आगे बढ़ना शुरू हो गई और फिर आगे निकल पड़ी। जोर की ठंड थी और मेरी खिड़की से जोर की हवा भी आ रही थी। मैंने अपने को शॉल में लपेट लिया। उतने में उस औरत का बच्चा ठंड से रोने लगा। उसने उसके मर्दों की तरफ देखा। सब सो गए थे। दोनों बूढ़ी औरतें भी चिपक कर सो गई थी। बेचारी के पास ठंड से बचने के लिए कुछ नहीं था। उसने मेरी तरफ देख के बोली, बाबूजी जरा खिड़की बंद कर दो, जोर से हवा चल रही है, मेरे बच्चे को ठंड लग रही है। मैंने कहा, खिड़की का कांच टूटा है, खिड़की तो बंद है। उसने ऊपर खिसक कर देखा, जिससे वह मेरे करीब को हो गई। अब उसका मुंह मेरे डैश के पास था और इस वजह से उसके संतरे मेरे दोनों घुटनों पर दब गए।
मेरे शरीर में एक करंट सा दौड़ने लगा। उसे ये महसूस हुआ और वो फिर से नीचे खिसक गई। उसके स्पर्श से मैं गर्म हो गया। अब मैं सोचने लगा कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए। एक तरफ उसके मर्द पीकर सो रहे थे और हम दोनों की नींद उड़ गई थी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे पास कोई चादर होगी, वो ओढ़ लो, बच्चे को ठंड लग जाएगी, बेचारा बीमार हो जाएगा। उसने कहा कि उसके पास चादर नहीं है। फिर मैं चुप रहा। 2 मिनट के बाद फिर उसे भी और बच्चों को भी ठंड लगने लगी। इस बार वो चुपके से मेरे करीब खिसक गई। अब वो मेरे पैरों के बीच में चिपक गई थी। मैंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जगाया और उसके कान में के पास जाकर कहा कि बच्चे को ठंड लग रही है तो उसे मेरे शॉल से लपेट दो। मेरी शॉल बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका बच्चा ठंड से उससे चिपक कर सो रहा था। वो दूध पीने के लिए उसकी को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा ठीक है। मैंने उसके पूरे बदन पर शॉल डाल दी। इससे मैं और वो दोनों शॉल से ढक गए थे। अब उसने बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया। बच्चे के दूध पीने की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। मैं बहुत गर्म हो गया और औजार पैंट में ही तंबू बना रहा था। अब तक उसका बच्चा भी सो गया था। बस के धक्के से खुले खरबूजा मेरी टांगों से टकरा रहे थे। वो भी सो रही थी। उसका और मेरा सिर्फ मुंह शॉल से बाहर था, बाकी सारा पास ही था। उसके नरम नरम मेरे पैरों से लग रहे थे। मैंने अब आगे बढ़ने का काम किया। मैंने अपनी की जिप खोली और औजार को बाहर निकाल लिया। फिर मैंने अपना सर आगे की सीट पर टिकाया और सोने का नाटक करने लगा। फिर धीरे से मैंने एक खरबूजा पर हाथ रखा। 36 का खरबूजा गर्म और मुलायम लगा। मैंने धीरे से दबाया। वो सो रही थी या सोने का नाटक कर रही थी, पता नहीं। एक बार और आराम से हाथ फेरते हुए पूरा का पूरा पकड़कर आराम से दबाया। इस बार वो जग गई। उसने मुझे देखा। मैं तुरंत सोने का नाटक करने लगा और हल्की आंखों से देखने लगा कि वो क्या करती है। उसने उसके मर्दों की तरफ देखा। सब सो रहे थे। अब उसने अचानक अपने हाथ कंधे पर लिए और अपना सर शाल के अंदर ढक लिया। उसके दोनों हाथ मेरे हाथों पर आ गए थे। उसने मेरे हाथ खरबूजा से हटा दिए। मैं पागल हो रहा था। औजार कड़क हो गया था। मैंने उसके दोनों हाथ जो मेरे घुटनों पर थे उसको पकड़कर अपने औजार पर रख दिए। उसने कुछ नहीं बोला। मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ निकलने पर भी उसने अपना बंद नहीं किया था। मैं कुछ देर शांत रहा, लेकिन मेरा औजार उछाल मार रहा था। शायद उसे यह महसूस हुआ। उसकी उंगली धीरे धीरे औजार को टच कर गई। मेरी तो जान ही जा रही थी। मैंने धीरे से अपने दोनों घुटने पास लाने शुरू कर दिए। उससे खरबूजा मेरे घुटनों में दब गए। अब उसने 2 से 3 उंगलियां औजार के पास लाकर उसे छू लिया। मैं दोनों घुटने अंदर कभी बाहर कर रहा था। शायद उसने औजार देख लिया। मुझे अपने औजार के ऊपर उसका हाथ महसूस हुआ। उसने हथियार को पकड़ लिया और धीरे धीरे ऊपर नीचे करने लगी। अब मेरा कंट्रोल भी खत्म हो रहा था। अब मैं कहाँ रुकने वाला था। मैंने अपना सर फिर से सामने वाली सीट पर लगाया तो औजार उसके सामने आ गया था। वह समझ गई और उसने औजार को में भर लिया। मैं तो जैसे स्वर्ग में था, क्योंकि मेरी बीवी ने आज तक कभी भी ऐसा नहीं किया था। मैंने भी उससे कभी जबरदस्ती नहीं किया था। ये मेरा पहला अनुभव था। मैं तो ठाकुरों को दबा ही रहा था। पूरा निकलकर मेरे हाथ गीले हो गए थे और ठाकुरों पर भी चिकनाई आ गई थी। वह तो औजार पर फिदा थी और मैं ठाकुर पर। मेरी उत्तेजना पूरे जोबन पर थी। अचानक वह उठी। उसने अपने मर्दों को देखा। वो खड़ी हो गई। अब मेरा शॉल ठाकुरों पर नहीं था। उस चांदनी की रोशनी में भी मुझे भरपूर गोलाइयां दिख रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो खड़ी क्यों हो गई।
फिर एकदम से उसने गुफा को सीधा औजार के निशाने पर रख दिया और मेरे औजार ने भी गुफा की खुदाई का काम करना जोर जोर से ही शुरू कर दिया। इसी बीच मैं डर भी रहा था कि कहीं कोई उनका मर्द जाग न जाए, लेकिन मुझे मजा भी बहुत आ रहा था। उसने औजार को पकड़कर अपनी गुफा की खुदाई का सारा काम खुद ही करने लगी। मुझे तो बहुत ही कम मेहनत करना पड़ा इस खुदाई के लिए, लेकिन फिर भी मैंने इस खुदाई में बराबर का सहयोग दिया। 5 मिनट के बाद गुफा की खुदाई का काम पूरा हो गया। अब हम दोनों बिल्कुल शांत हो गए। मैंने कभी बाहर की गुफा की खुदाई नहीं की थी, लेकिन पत्नी अगर आपको बहुत दिनों तक लिफ्ट नहीं दे तो मन भटकता है। हम हर औरत खूबसूरत लगती है। मैं तो आज पैसे देकर भी खुदाई करने वाला था, अपने नसीब को कोस रहा था, पर उसके घर में देर है अंधेर नहीं। सवेरे जब नींद खुली तो उन लोगों का स्टॉप आ गया था। उसके साथ के मर्दों को जबरदस्ती जगाना पड़ा कि भैया उतरो, स्टॉप आ गया है। जाते समय उसने मुझे स्माइल दी। आज वो मुझे अपनी बीवी से भी सुंदर लग रही थी। मेरा मचलता मन उसने शांत किया था। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।